नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है और इसमें पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है रॉलेट एक्ट तक। आज हम देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण, और ये चरण शुरू होता है महात्मा गांधी के आने के बाद से। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं उनके बारे में, उनके परिचय के बारे में कि भारतीय राजनीति में उनका किस तरीके से आना होता है। इससे पहले मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट में बताया है कि उनकी किस तरीके की भागीदारी रही, तो उसके पीछे क्या एक पूरी पृष्ठभूमि थी और गांधी जी ने किस तरह से भारतीय राजनीति में अपने आप को सक्रिय किया था। तो उसी के बारे में आज थोड़ा जान लेंगे। उससे पहले हमें जानना जरूरी है थोड़ा गांधी जी के परिचय के बारे में कि जो गांधी जी ने सत्याग्रह का जो बेड़ा उठाया था और उसी के द्वारा इन्होंने कई हद तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनता का पूरा सहयोग लिया और किस तरीके से जनता को अपने साथ जोड़ा, उसके बारे में पूरा जानते हैं। तो इसमें है क्या कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और पोरबंदर के गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपकी एक जो मतलब कहते हैं ना थ्योरी बनाने के लिए दिमाग में आपको कम से कम ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता जो थे वो करमचंद गांधी थे। और ये किस धर्म से संबंधित थे? सनातन धर्म के पंसारी जाति से ये संबंध रखते थे। और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत, किस जगह की? काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। बाद में इन्होंने जो दीवानी करी वो राजकोट और बीकानेर की भी करी, वहाँ के भी ये दीवान रहे। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक चेंज आया और जब ये छोटे ही थे 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 1883 में इनका विवाह हुआ कस्तूरबा बाई के साथ। किसके साथ हुआ? कस्तूरबाई के साथ इनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही ये 1889 में ये लंदन चले गए। लंदन जाकर उन्होंने 3 साल की बैरिस्टर की पढ़ाई की। उस समय ज़्यादातर जो लोग बड़े घराने के होते थे या थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड से संपर्क रखते थे वो ज़्यादातर सब बाहर ही पढ़ने चले जाते थे। तो गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ, ये बाहर उस समय पर पढ़ने चले गए। और 1992 में भारत आकर इन्होंने राजकोट और बम्बई में, कहाँ राजकोट में और बम्बई में इन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। लेकिन होता क्या है कि आप किसी के कहने से कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब तक आपकी खुद की रुचि उसमें नहीं होगी ना, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने, क्योंकि ये जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई थी वो इनकी खुद की अपनी इच्छा नहीं थी, ये चाहते थे कुछ और बनना और इनके परिवार का एक उद्देश्य था कि ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करें। तो इन्होंने उनके कहने पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी और 1992 में ये भारत आए। इन्होंने राजकोट और बम्बई में अपनी वकालत को शुरू किया। लेकिन वकालत शुरू करने के साथ साथ हुआ क्या, इनकी कोई खास रुचि नहीं थी इसमें, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी। आप सीधी सी एक बात समझिए, अगर आपको किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं है और अगर आपको कहा जाए कि आप वो काम करो तो शायद आप उतना अच्छा अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इनको इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन एक व्यक्ति था दादा अब्दुल्ला, ये दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय मुसलमान थे और ये व्यापारी थे। तो इनके कुछ वहाँ पर ऐसा कोई केस हो गया था जिसके लिए इन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में बुलाया था। महात्मा गांधी अच्छा वकालत से संबंध रखते थे तो ये दक्षिण अफ्रीका गए उनके कहने पर। 1893 में यहीं से गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका का सफ़र शुरू होता है। 1893 एक बहुत महत्वपूर्ण ईयर है। इससे क्या क्या फैक्ट है? 2-3 फैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप उन सभी को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका दक्षिण अफ्रीका का सफ़र शुरू होता है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो इन्होंने वहाँ पर एक बहुत भेदभाव देखा लोगों में कि क्योंकि वहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका में भी उस समय पर क्या था, ब्रिटिश की सरकार थी। जो भारत में थी वही दक्षिण अफ्रीका में थी। तो वहाँ पर भी जो वहाँ पर लोग रहते थे, जो भारतीय थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। और वहाँ पहुंचकर इन्होंने जब भेदभाव का सामना किया, इन्होंने खुद भी अपने ऊपर देखा कि जब ये डबरन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन इनको प्रथम श्रेणी में बैठने की अनुमति नहीं थी। इनसे कहा गया कि आप तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाएं।
ये इनको मंजूर नहीं था। इन्होंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ भेदभाव की नीति थी, तो इनको इसमें बैठने नहीं दिया गया और बीच रास्ते में ही इनको ट्रेन से उतार दिया गया। और इसके बाद जब गांधी जी ने ये सिचुएशन देखी कि इस तरीके का भेदभाव होता है लोगों के साथ यहाँ पर, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, मतलब उस समय के हिसाब से ये तो वकील थे, इतने पढ़े लिखे हैं और इस तरीके का रहन सहन है, उसके बाद भी अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो सोचो जो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में और भारतीय हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। इसके बाद इन्होंने वहाँ से सोचा कि हम कुछ भी करके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो इन्होंने एक जो शब्द आगे बहुत भारतीय राजनीति में आया, सत्याग्रह, सत्य से आग्रह करना। तो इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना एक मुख्य उद्देश्य माना और उसी के रास्ते पर ये आगे चली। इन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया? इनको सत्याग्रह की सीख जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गांधी जी को सत्याग्रह की सीख कहाँ से मिली थी। इनको मिली थी हेनरी डेविड थारो के एक निबंध से मिली थी, और वो निबंध था सिविल डिसओबीडिएंस के नाम से। इसका पहला प्रयोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो प्रथम प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। अब किया क्यों था क्या कि उस समय पर मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताती हूँ। जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय थे उसमें वो 3 वर्गों में संगठित थे। कुछ वर्ग तो ऐसे थे जो मुख्यतः दक्षिण भारत से गए हुए थे, और दूसरे कुछ ऐसे थे जो मजदूरों के साथ वहाँ पर गए थे, और एक तीसरा वर्ग ऐसा था जो वहाँ पर गया था कुछ काम करने के लिए, लेकिन जब काम उनके पास ख़त्म हो गया तो वो अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। लेकिन ब्रिटिश इतना बुरा व्यवहार करते थे उनके साथ कि उनको उनके साथ सार्वजनिक स्थल पर बैठने उठने तक की आज़ादी नहीं थी। वो खुले आम सड़कों पर नहीं घूम सकते थे। रात में 8 या 9 बजे के बाद वो वहाँ पर कहीं भी जा नहीं सकते थे। ना केवल भारतीय जो गए थे, उसके साथ साथ जो खुद दक्षिण अफ्रीकी वहाँ के थे, जो काले लोग थे, गोरे और काले का भेद इतना ज़्यादा था कि काले लोग और भारतीय जो थे वो किसी भी ब्रिटिश के दरवाजे से रात में 8 या 9 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, फुटपाथ पर भी नहीं चल सकते थे। तो इस तरीके के जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा, इन्होंने भेदभाव देखा, इनको लगा कि कितनी बुरी स्थिति है ये। और जो सबसे छोटा वर्ग था, जो मतलब एक ऐसा वर्ग था जिसके पास काम अनुबंध, मतलब एक तरीके से यहाँ से बस ले जाया गया उनको, वो वहाँ पर बंधन की तरीके से दास्ता से लिप्त थे और वहाँ पर वो काम करते थे। वो पूरा वर्ग बिल्कुल अशिक्षित था, उसमें कोई भी शिक्षा का ना उन्हें समझ में आता था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। वो वैसा ही जीवन जी रहे थे। अब उसमें एक उस समय पर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भाई भारतीय बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहुँच रहे थे, तो उन्होंने एक एक्ट ऐसा भी लाया जिसको कि भारतीयों के प्रवेश को भी रोका जाए। तो उसी समय पर एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसमें 1906 में एक एशियाटिक रजिस्टर एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये एशियाटिक रजिस्टर एक्ट था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण था, जो भारतीय वहाँ पर रह रहे थे इनके पास, हर भारतीय को अपने पास वो समय पर रखना होता था। बिना उस जो रजिस्ट्रेशन था उसके बिना लिए हुए वो कहीं जा नहीं सकते थे। अगर आप उसको लेके बिना कहीं, सपोज करो आज के एग्जांपल में अगर आप समझिए, अगर बाहर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा? आप अपने देश में हैं इसलिए आपको शायद उतने कानूनों का या उतनी ज़्यादा सख्ती का सामना ना करना पड़े, लेकिन जब आप दूसरे देश में हैं और आपके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो उस समय पर ऐसा ही होता था। और उनको जो भारतीय थे, अगर चेकिंग के दौरान वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता था उनको, तो उसके बाद भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था और उनको बहुत दंडित और अपमानित दोनों ही किया जाता था। अब ये सारी चीज़ें देख के गांधी जी बहुत आहत हुए। उनको लगा कि इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तभी इन्होंने सोचा कि हम भारतीयों के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। तभी इन्होंने पहली बार 1906 में एशियाटिक जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसके विरोध में आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन पूर्णतः सत्याग्रह पर आधारित था। अब इसमें था क्या, इनके ये जलाने के लिए ऐसा नहीं कि इन्होंने आंदोलन आज चलाया और आज ही इनको सफलता मिल गई और अगले दिन से सरकार मान गई, ब्रिटिश सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत इन्होंने इसके लिए बहुत इन्हें काम करना पड़ा, कई सालों तक ये चलता रहा। और इसके बाद तब ब्रिटिश सरकार ने जाकर कहीं पर ऐसे कानूनों को शून्य घोषित किया, उनको ऐसे प्रावधान जो बनाए गए थे उनको शून्य घोषित किया और कहा गया
कि अब भारतीय यहाँ पर खुले तौर से घूम सकते हैं। तब 1904 में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना डबरन में ही की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी जी का ये इस तरीके से पहला सफल सत्याग्रह का आंदोलन जो नाम से हम सभी जानते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में आया है कि पहला सफल सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ हुआ था। केवल अगर इतना लिखा है तो इसका आंसर होगा, अगर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका दिया है तो दक्षिण अफ्रीका ही होगा। अगर उसमें ये लिखा होता है कि भारत में कहाँ हुआ, तब भारत के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से गांधी जी ने वहाँ के जो भारतीय थे उनके फेवर में आके काम किया और गांधी जी इस तरीके से वहाँ पर 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में ही रहे और उसके बाद ये भारत आई। भारत आने के बाद इनका राजनीति में सक्रिय तरीके से भागीदारी होती है और जब ये शुरुआत में आते हैं तो पहले गोखले जी से मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से। इन्हीं को इन्होंने अपना गुरु माना था और आने के बाद ये उनके 1 से 2 साल के लगभग पूरे साल गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया था और इस बात को देखा था कि भारतीय जनता को किस किस चीज़ की आवश्यकता है और किस परिप्रेक्ष्य में हमें काम करना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने पूरी ये पृष्ठभूमि तैयार की थी, तभी जाके उनके सारे आंदोलन सफल धीमे धीमे हुए थे। तो शुरुआत में जो गांधी जी ने भारत में 3 तरह के सत्याग्रह का पालन किया था। उसमें क्या था, पहला इनका था असहयोग आंदोलन 1920 में जो चला था, जो खिलाफत के साथ मिलके आता है। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में और तीसरा था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। तो ये इस तरीके के इन्होंने सत्याग्रह का भारत में प्रयोग किया। अब हम देखेंगे कि भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन क्या था। देखिए एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे जो भी पढ़ा रही हूँ या जो भी बता रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको इस वीडियो के लेक्चर से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको किताब से भी पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर कोई भी यूट्यूबर आपसे ये कहता है या कोई भी टीचर आपसे ये कहता है कि मेरे नोट्स को केवल देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको अपने लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी किसी से भी पढ़ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ऐसे। तो क्योंकि हम सब जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं वो एक समझ के सोच के उतने ज़्यादा फैक्ट हम आपको 20 मिनट में, 25 मिनट में, 15 मिनट में नहीं दे सकते जितना आप खुद पढ़ के 1 से 2 घंटे में उस चैप्टर को पूरा समझेंगे। जब आप मेरे पढ़ाने के बाद किताब उठाएंगे और समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली बात तो यह है कि आपको खुद के नोट्स बने होने चाहिए। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है अपने हिसाब से पुराने पेपर्स देखिए, उनको आप कहीं पर नोट डाउन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, इसे लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छा लगेगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। तो पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन हम जानेंगे आज। पहले सफल सत्याग्रह आंदोलन को हम जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन था, ये चंपारण जो जगह है वो बिहार में। अब इसमें पूरी पृष्ठभूमि इसकी क्या थी कि ये सबसे पहले तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो किस सन में हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1917 में, और बिहार में हुआ था ये। तो गांधी जी को ऐसा नहीं कि अचानक आए और इन्हें पता चल गया कि हमें चंपारण जाना है, ऐसा नहीं था। गांधी जी की जो पहले के आंदोलन थे जो दक्षिण अफ्रीका में इनके मतलब जो इन्होंने किया था, उसको पूरे भारत में बहुत अच्छे से फैल चुकी थी वो चीज़ और सभी इनको मानते बहुत थे। इस वजह से इनको बिहार में एक किसान थे राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। क्योंकि वहाँ पर था क्या, क्यों बुलाया था, बुलाने के पीछे ये रीज़न था कि जो अंग्रेजी सरकार थी वहाँ की, उसने इतना ज़्यादा किसानों को परेशान कर रखा था कि विवश होकर वहाँ पर सत्याग्रह करना पड़ा। अब क्यों करना पड़ा, क्योंकि किसानों के द्वारा वहाँ पर ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर पूरी की पूरी नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती का क्या मतलब है, ये नील जो बनता था वो यूरोप कंट्रीज़ में जो मिल मालिक थे उनके हिसाब से इसे किसानों से लेकर पूरा का पूरा बेच दिया जाता था और उसके बदले में किसानों को कुछ पैसा दिया जाता था। इससे होता क्या था, नील की खेती का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी एक था कि खाद्यान्नों की कमी होने लगी थी भारत में। तो इससे एक चीज़ और ये हुई, जब नील की खेती के लिए विवश किया गया, नील की खेती भी करी किसानों ने, उसके बाद भी इसको हम तिनकठिया पद्धति के भी नाम से जानते हैं। तिनकठिया पद्धति
3/20 भाग को ही हम जानते हैं। इस पद्धति में एक और विशेषता ये थी कि जब फसल पक जाती थी, नील की खेती जब पक जाती थी, तो इसको यूरोपियन बागान जो मालिक होते थे उनको अपनी मर्जी के मुताबिक उनको बेच दिया जाता था। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उनको बेच देते थे। लेकिन अब इसमें एक और चीज आ गई कि जब जर्मनी में उसी समय पर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी ने बहुत अच्छे रासायनिक रंग बना लिए थे, जैसे हम डाई भी कहते हैं, तो रासायनिक रंग बना लिए। अब जो रासायनिक रंग जो थे वो आसानी से यूरोप कंट्री में बिकने लगे और आसानी से मिलने लगे। अब एक चीज सोचिए, जब क्यों भारत से वो लेके आएंगे जब उन्हें वहीं पर वो चीज आसानी से मिल रही है। तो इससे क्या हुआ कि जो यूरोपीय बागान थे उन्होंने क्या कर दिया, मालिकों ने नील को लेना बंद कर दिया। अब नील को लेना बंद कर दिया तो भाई नील की खेती तो हो रही है, लेकिन उसका जब उत्पादन हो रहा है लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही है, तो फायदा क्या होगा उस चीज का। तो किसानों ने ये सोचा कि किसी तरीके से ये जो नील की मांग अगर बिल्कुल समाप्त हो गई है तो नील की खेती से भी हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। चाहती तो ब्रिटिश सरकार भी ये थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऐसा कर दिया कि अंग्रेज अधिकारी नील की खेती भी बंद करेंगे और बदले में किसानों पर क्या करेंगे, बड़ी मात्रा में उन्होंने पे टैक्स लगा दिया और दूसरे तरीके के बहुत तरीके की कर वसूल करने की मतलब योजना बना ली कि हम किसी तरीके से इनसे पैसा ऐंठ लें। तो जब ये सारी सिचुएशन हुई, इससे परेशान होकर, जब ये सिचुएशन थी इसी से परेशान होकर गांधी जी को वहाँ पर बिहार में बुलाया गया था, जो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने वहाँ पर किया था। तो जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे, ये अकेले नहीं गए थे, यहाँ पर इनके सहयोगी भी थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी को किसने बुलाया था, किस सन में बुलाया था और कौन कौन इनके सहयोगी थे। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अगर 3 सहयोगी होंगे तो एक को हटा देगा। तो आपको जो है सहयोगी, मेन सहयोगी जो है वो आपको पता होने चाहिए। उसमें है राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजरूल हक और बृजकिशोर प्रसाद। ये नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ, जब सत्याग्रह बढ़ा और इसमें एक आयोग गठित किया गया। जो आयोग गठित करना पड़ा अंग्रेजों को, उसके सदस्य बनाए गए, उसमें शामिल थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने फाइनली इस बात पर सहमति बनाई अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों सरकार ने ये सहमति बनाई कि 25% राशि की हम वापसी कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा उनसे टैक्स ले लिया गया था भारतीयों से। वो बेचारे वैसे ही करके, एक तो नील खेती नहीं बिक रही है जो हो रही है और ऊपर से इतने लगान और टैक्सेस लेते जा रहे हैं, तो उससे परेशान होकर उन लोगों ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी का इस तरीके से ये पूरा सफल आंदोलन, जिसे कहते हैं सत्याग्रह, पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन भारत में गांधी जी के द्वारा ये था। तो 25% राशि की वापसी पर सहमति बनी और ये इस तरीके से गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बनाया। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।